तो लास्ट क्लास में हमने गॉस थ्योरम को डिस्कस किया था, ठीक है, कि जो टोटल फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस के अक्रॉस होता है Q/ε0। अब इसी गॉस थ्योरम का यूज़ करके हम अलग अलग सरफेस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन का हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। अब मान लो हमारे पास एक लाइन चार्ज है। लाइन चार्ज क्या है? मान लो हमारे पास एक वायर है, राइट, सीधा, और इस पर जो है ये चार्ज्ड वायर है, ठीक है बच्चे। अब इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, लाइन चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी क्या हो गई कि चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसका क्या मतलब हो गया? चार्ज पर यूनिट लेंथ, वो मान लो लैम्डा है। समझ आ गया मुझे? तो अब हमें इसकी वजह से यहाँ पर इससे r डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज होगा या कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फाइंड करना है। समझ आ गया? अब बाई चांस अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने की कोशिश करें तो देखो जो कूलम्स लॉ है वो हमें पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है वो बताता है। तो यहाँ पर हमने dx लेंगे लेंथ को, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, दूसरा dx आएगा इस डायरेक्शन में होगा, डिस्टेंस भी बदलता जाएगा एंगल के साथ साथ। और तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक। एंगल का उसमें जो है वेरिएबल रहेगा एंगल, और डिस्टेंस वेरिएबल करेगी, और इस तरह से इंटीग्रेशन करके हमारे पास इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। समझ आ गया? वेक्टर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कोस थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो जो कोस थीटा कंपोनेंट है वो हमारा इसमें कंट्रीब्यूट करेगा, जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो आपस में कैंसल्ड आउट हो जाएगा। लेकिन अगर हम गॉस थ्योरम को यूज़ करें तो ये चीज़ और भी ज़्यादा सिंपल हो जाती है। कैसे? मान लो हमें इस पॉइंट पर जो कि r डिस्टेंस पर है, किससे? इस वायर से, ऊपर भी इन्फिनाइट है और नीचे भी ये इन्फिनाइट है, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तक ये जाता है, और हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक इमेजिनरी सिलेंडर इमेजिन करेंगे जिसका रेडियस कितना है r, और मान लो जिसकी लेंथ है l, राइट, और रेडियस है किसका r। ये अब हमारा गॉसियन सरफेस हो, क्लोज सरफेस हो गया चारों तरफ से। अब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में देखूँ, ध्यान से समझना बच्चे, आप यहाँ पर कोई भी पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, ये इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग कोई भी पॉइंट लो, ऑल पॉइंट्स आर सिमिलर। और क्यों सिमिलर है? क्योंकि उनके ऊपर भी इन्फाइनाइट लेंथ है और नीचे भी इन्फाइनाइट लेंथ है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट मस्ट ऑल्सो बी सिमिलर एट दिस ऑल पॉइंट्स। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर मैं ऐसे लूँ ऊपर को थोड़ा, तो ये हर पॉइंट पे सिमिलर नहीं है। क्यों सिमिलर नहीं है? क्योंकि इसमें एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ है और एक कंपोनेंट इधर है। समझ आ गई? अब ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट है ये डिसिमिलर हो गया, क्योंकि जितना ऊपर चार्ज है उतना चार्ज नीचे भी है। तो जो ये कंपोनेंट हमारा, इसके अलोंग जो कंपोनेंट है वायर की लेंथ के, ये कंपोनेंट हमारा नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। समझ आ गया? क्योंकि अगर ऊपर की तरफ कंपोनेंट जितना हो उतना नीचे की तरफ भी होगा। रीज़न है कि दोनों तरफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, सिमेट्रिक है। तो हमारा जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा, रिजल्टेंट कंपोनेंट, दैट वुड ओनली बी परपेंडिकुलर टू द वायर लेंथ। समझ आ गया? उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर होगा। और अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना शुरू करूँ तो ये बाहर की तरफ जाएंगी इस तरह से, रेडियली आउटवर्ड की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी इस चार्ज से। समझ आ गया मुझे आपको? ठीक है। अब यहाँ पर हम गॉस थ्योरम की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करें। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पैरेलल होंगी सब एक दूसरे के। रीज़न है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधी जा रही है और पैरेलल है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है रेडियली आउटवर्ड है, तो एक दूसरे से दूर होती चली जाएंगी। yes, लेकिन किसी एक डिस्टेंस पर
सेम डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेम रहेगा, वो हाइट पे डिपेंड नहीं करेगा। बात समझ आ गई? अच्छा, आप देखते हैं ये सारी यूनिफॉर्म बनेंगी ना? यूनिफॉर्म नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी बता देता हूँ। मान लो अगर इसको ऊपर से देखोगे आप, तो आपको ये वायर बीच में नज़र आएगा जो सीधा परपेंडिकुलर टू प्लेन खड़ा है, यस सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें उससे रेडियली आउटवर्ड जाती आपको नजर आएंगी। साइड से आप देखोगे तो जो प्लेन के ऊपर नीचे वाली लाइन है वो आपको दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि उनको मैं प्लेन पे ड्रॉ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप इस वायर को ऊपर से देखोगे, यहाँ से आप नीचे की तरफ देखोगे, तो आपको ये वायर ऐसा नज़र आएगा, बीच में वायर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें बाहर की तरफ जा रही हैं। तो देखो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बट प्लेन पेपर पे इस पर ऐसा लग रहा है। तो रीज़न है कि मैं इसके जो नीचे वाली लाइन है और ऊपर वाली लाइन है ये ड्रॉ नहीं कर पा रहा। समझ आ गया आपको? तो जब रेडियली आउटवर्ड है तो वायर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, और वायर से जैसे दूर जाएंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता चला जाएगा। समझ आएगा? यस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो केवल वायर से डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। समझ आ गया बच्चों? यस। अच्छा, अब ये हमारा जो गॉसियन सरफेस है, इसमें 3 सरफेस हैं। एक तो अप सरफेस है, अपर, राइट। अब इस अपर सरफेस में, इस अपर सरफेस को क्रॉस करने वाली कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है वो उसके पैरेलल टू दिस सरफेस पास हो रही है। इसी तरह जो लोअर प्लेन सरफेस है, यहाँ से भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही है, वो भी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल पास हो रही है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, केवल इस कर्व्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। समझ आ गया? तो फ्लक्स, इसको मान लो सरफेस ए, इसको मान लो सरफेस बी, और इसको मान लो कर्व्ड सरफेस सी। ठीक है? तो फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, थ्रू सरफेस ए। कितना आ गया? फाई ए इक्वल टू 0। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कोई पास ही नहीं हो रही इसके अक्रॉस। यस। इसी तरह फ्लक्स थ्रू सरफेस बी, फाई बी भी 0 हो गया। अब फ्लक्स थ्रू सरफेस सी डिफाइन करेंगे, राइट। फ्लक्स थ्रू सरफेस सी कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब क्योंकि जो हमारा ये सी सरफेस है, कर्व सरफेस है, अगर आप इसको ऊपर से देखोगे यहाँ नीचे की तरफ, तो आपको ऐसा नजर आएगा बीच में ये वायर है और इसके चारों तरफ ये सरफेस है, सिलेंड्रिकल सरफेस, राइट। तो ये हर पॉइंट इसका सेम डिस्टेंस पर है, तो हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, और हर पॉइंट पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर भी है कि नहीं है? यस सर। समझ आ गया? तो अगर मैं ये फाइंड करूँगा कि फाई सी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, क्लियर, तो ये आ जाएगा, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, यस सर। इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए कॉस थीटा, और जो कॉस थीटा है वो हर पॉइंट के लिए 90 डिग्री है, अभी हमने देखा, यस सर। सॉरी 0 डिग्री है, क्योंकि जो हमारा वेक्टर एरिया वेक्टर है वो भी बाहर की तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा बाहर की तरफ है। समझ आ गया? तो एरिया वेक्टर हर पॉइंट पर, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो थीटा हमारा आएगा 0 एट एवरी पॉइंट। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ये जो इंटीग्रेशन है ये हमारा ई डॉट डी ए में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा वाली टर्म कोस 0 सब में आएगी तो वो 0 हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया? अब क्योंकि ई हर पॉइंट पर सेम है, तो ई तो हम कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा डी ए। अब अगर आप इस कर्व सरफेस एरिया को देखो, जो सिलेंडर का एक कर्व सरफेस एरिया है, ये आएगा 2 पाई आर एल। समझ आ गया? तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी ए का हर किसी सरफेस पर, जब छोटे छोटे सरफेस के जितने भी डी ए सबको ऐड करेंगे, तो टोटल कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा इसका, 2 पाई। और टोटल कर्व सरफेस आ गया हमारा 2 पाई आर एल। तो ये जो हमारे पास फ्लक्स है फाई सी, ये आ गया ई इंटू 2 पाई आर एल, करेक्ट, जहाँ पर आर है डिस्टेंस। अब यहाँ पर गॉस थ्योरम हम लगाएंगे। गॉस थ्योरम क्या कहते हैं?
टोटल फ्लक्स Q by epsilon naught. क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, Yes. और टोटल फ्लक्स हमारा फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी, टोटल 2 पाई आर एल इंटू ई, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, Yes. और एक क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो चार्ज एनक्लोज कितना है, एल लेंथ में जितना वायर है उस वायर पर जितना चार्ज है वही यहाँ पर एनक्लोज्ड है। तो चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, तो टोटल चार्ज एल लेंथ पे कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ आ गया। अब यहाँ पर ई की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो ई वुड बी इक्वल्स टू लैम्डा एल डिवाइडेड बाई 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। समझ आ गया बच्चे, एल से एल हमारा कैंसल्ड आउट हो जाएगा, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। समझ आ गया। Yes. तो किसी भी लाइन वायर के पास जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये समझ आया बच्चे। Yes, sir. ठीक है, लाइन चार्ज के अक्रॉस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया, कोई डाउट नहीं इसमें, No, sir. समझ आ गया। अच्छा ये तो हो गया हमारा ये। आप देखेंगे अगर कोई सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके अलोंग क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। सर असल में क्वेश्चन है कि बिना गॉस लॉ के बता दें। बिना गॉस लॉ के करना है, बिना गॉस लॉ के कर लेते हैं, ये लो इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, ये मान लो हमारे पास लाइन चार्ज है, ठीक है, लैम्डा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ से आर डिस्टेंस पर हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हमने डी एक्स लेंथ ली जो कि इस पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर, समझ आई। Yes, sir. और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा डी ई, करेक्ट। अब इसका जो कंपोनेंट होगा, एक ये मान लो एंगल है हमारा थीटा, ठीक है, और एक कंपोनेंट तो ये होगा डी ई कॉस थीटा। समझ आ गया। Yes, sir. एक कंपोनेंट ये होगा डी ई Sin theta. साइन थीटा। तो अब जो डी ई साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, अगर कोई डी एक्स के नीचे होगा उसका भी एक कंपोनेंट आएगा, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे कि जितने ऊपर वाले आएंगे वर्टिकल कंपोनेंट उतने ही नीचे वाले आएंगे, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो गए, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड अप हो जाएंगे। समझ आएगा। Yes. अब यहाँ पर जो x है, x हमारे पास है x अपॉन आर इक्वल्स टू टेन थीटा, तो x इक्वल्स टू आ गया आर टेन थीटा। x अपॉन आर इक्वल्स टू टेन थीटा आ गया, Yes, sir. तो x इक्वल टू क्या आ गया टेन थीटा। समझ आ गया बच्चे। अच्छा, और dx करेंगे तो आ जाएगा r तो कांस्टेंट है, r टेन थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आएगा Sec. सेक स्क्वायर थीटा। याद है टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन, सेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा डिफ्रेंशिएट इनटू डी थीटा। समझ आ गया। अब यहाँ पर डी क्यू चेक करो, डी क्यू कितना होगा, लैम्डा इंटू डी एक्स इक्वल्स टू लैम्डा इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या है आर
आर सेक स्क्वायर थीटा डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी डी थीटा। थीटा। समझ आ गया? ये आ गया हमारे पास डी क्यू, करेक्ट। यस। अच्छा जी, अब हमें निकालना है डी ई। ठीक है, डी निकालते हैं। तो डी ई इक्वल्स टू के इंटू क्यू बाय आर। क्यू बाई आर स्क्वायर। आर नहीं, ये एल स्क्वायर आएगा बच्चे। समझ आ गया? ये एक्स ली, ये आर ली, ये एल ली। हाँ, ठीक है, समझ आ बैठी गया? बैठी हो ना, ये आर दिख रहा वो एल। अच्छा, तो क्यू अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर क्या है हमारा? के क्यू है लैम्डा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। डी थीटा डिवाइडेड बाई एल अपॉन आर है हमारा, आर अपॉन एल है हमारा क्या? साइन थीटा, राइट? सॉरी, कॉस थीटा। आर अपॉन एल आ गया हमारा कॉस थीटा। ठीक है, तो जो एल है, एल हमारा आ जाएगा आर सेक थीटा, करेक्ट। और एल स्क्वायर हमारा आ जाएगा आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। यस। तो एल स्क्वायर आ गया हमारा आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा जी, तो सेक स्क्वायर थीटा से तो सेक स्क्वायर थीटा कैंसल्ड आउट हो गया हमारा, यस। आर से आर कैंसल्ड आउट हो गया। तो क्या आ गया? के लैम्डा अपॉन कितना आ गया? आर आ गया इंटू डी, करेक्ट। समझ आ गया? अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम। डी ई कॉस थीटा कितना आ जाएगा? के लैम्डा अपॉन आर कोस थीटा डी थीटा। हमें तो डी कोस थीटा को इंटीग्रेट करना है। अच्छा जी, अब डी ई कॉस थीटा को इंटीग्रेट करो आप माइनस पाई से पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। 90 डिग्री। हाँ, एक तरफ -90, एक तरफ +90। समझ आ गया? यस। तो -90 से +90 तक आप इसको इंटीग्रेट करोगे, तभी तो आपकी ये लाइन इन्फिनाइट हो जाएगी। यस। अब इसमें एक कैच है, आप इसको 0 से पाई बाई 2 तक भी इंटीग्रेट कर सकते हो, क्योंकि जितना ऊपर वाले पार्ट की वजह से ये आएगा डी कोस थीटा, उतना ही नीचे वाले पार्ट की वजह से डी कोस थीटा आएगा। यस सर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to प्लस पाई बाई 2 डी ई कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, समझ आ गया? यस सर। और ये हमारा क्या आ जाएगा? 0 to पाई बाई 2 के लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, यस सर। तो के लैम्डा आर ये सब कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे। 2 के लैम्डा अपॉन आर 0 to पाई बाई 2 कॉस थीटा डी। कॉस थीटा डी थीटा। क्या आपको इंटीग्रेशन आता है? सर इनका कॉस साइन। आता है? क्या आएगा कॉस थीटा Sin. इंटीग्रेशन? साइन। साइन थीटा 2 के लैम्डा बाई आर माइनस साइन थीटा 0 to पाई बाई 2। ठीक है, तो 2 के लैम्डा अपॉन आर पाई बाई 2 0 रखेंगे तो 0 आएगा, पाई बाई 2 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यस सर। सॉरी, ये साइन प्लस साइन थीटा तो ये आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, ये रखेंगे 0 आ जाएगा। तो 2 के के लैम्डा बाय आर।
के लैम्डा बाई आर। अच्छा, के की वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई आर। कितना आ गया? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। यस सेम वही आया। यस समझ आया इंटीग्रेशन से कैसे किया? यस सर। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। ये जो यहाँ पे किया है ना हमने, ये शायद आपको थोड़ा कम समझ आएगा क्योंकि इंटीग्रेशन आप नहीं पढ़ा। ये इंटीग्रेशन में थोड़ा सा मैथमेटिक्स ज़्यादा इन्वॉल्व है। जैसे हमने dx लिया है, ये छोटा सा डिस्टेंस, उसमें dq फाइंड कर लिया लैम्डा इंटू dx करके। अब जो dx की वैल्यू हमें थीटा की टर्म्स में चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन हम थीटा की टर्म्स में करेंगे -π/2 से +π/2। तो इसलिए इस x को भी मैंने थीटा की टर्म्स में कन्वर्ट किया, x = r tan थीटा करा। फिर दोनों साइड को उसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो इधर आ जाएगा dx, r कांस्टेंट है, tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन sec² थीटा d थीटा, ये आ जाएगा। अब मैंने इस dx को भी थीटा की टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर d की वैल्यू करें kq/L², क्योंकि डिस्टेंस तो एक्चुअली हमारा ये है। यस सर। अब L को भी थीटा की टर्म्स में कन्वर्ट किया है, r/a = cos थीटा है, तो L = r sec थीटा आ गया, नीचे cos थीटा आएगा। तो L² की वैल्यू r² sec² थीटा हो गई। तो यहाँ पे L² की वैल्यू रखी, ऊपर Q की वैल्यू जहाँ से निकाली थी वो रखी, लैम्डा r sec² थीटा, sec² थीटा कैंसल आउट हो गया, d थीटा बचा। तो अब DE की जो वैल्यू है, DE की वैल्यू आ गई ये जो यहाँ पर है k लैम्डा d थीटा/r, ये आ गई DE की वैल्यू। लेकिन मुझे DE की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे DE cos थीटा की वैल्यू चाहिए। तो मैंने लिखा DE cos थीटा k लैम्डा/r cos थीटा d थीटा। अब जब DE cos थीटा की वैल्यू मुझे मिल गई तो मैं इसे इंटीग्रेट करूँगा -π/2 से +π/2 तक, क्योंकि जो r है वो -π/2 से +π/2 तक वेरी करेगा, राइट। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा -π/2 से +π/2, तो मैंने इस इंटीग्रेशन को चेंज कर लिया, लिमिट को हाफ करके उसको डबल कर दिया 0 से π/2 तक। तो 0 से π/2 तक मैं इसको जब चेक करूँगा तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। हालांकि ये लिमिट ना चेंज करूँ तभी भी मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर -π/2 से +π/2 तक आएगा, तो यहाँ पे 1 + 1 आ जाएगा, बस ये 2 नहीं आएगा, तभी भी मेरा आंसर यही आएगा। समझ आएगा? अब कई बार ऐसा होता है कि ये जो वायर है सेमी इन्फिनाइट होता है, मतलब एक तरफ इन्फिनाइट है और यहाँ से टर्मिनल है, और इससे इस पॉइंट पर r डिस्टेंस पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट तो हॉरिजॉन्टल होगा जो इस तरफ होगा अगर ये पॉजिटिव चार्ज से चार्ज है, दूसरा कंपोनेंट इधर होगा जो इसके अलोंग होगा, क्योंकि जो नीचे वाला पार्ट है वो तो है नहीं, तो उसकी वजह से जो ऊपर वाला पार्ट आता वो तो आया नहीं है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये पार्ट कैंसल आउट नहीं हुआ है। तो इस केस में हमें जो ये तो DE cos थीटा वाला पार्ट रहेगा और ये DE sin थीटा वाला पार्ट रहेगा। तो जब DE cos थीटा और DE sin थीटा दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे तो भी हमारा आंसर यही आएगा, लेकिन इसमें 2 नहीं बल्कि 4 आएगा, क्योंकि यहाँ की इसमें जो हमने 2 मल्टीप्लाई किया था ये नहीं है, 0 से π/2 तक की लिमिट रहेगी, और कितना DE cos थीटा और DE sin थीटा दोनों रहेंगे। उस केस में क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो 2 तरह के वायर होंगे हमारे, मान लो इनफाइनाइट मतलब एक साइड से इनफाइनाइट और दूसरी साइड से हमें पता हो। हाँ, दूसरी साइड से टर्मिनल है और एक साइड से हमारा इनफाइनाइट वायर है। लैम्डा मान लो इसकी चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, और इससे यहाँ पर r डिस्टेंस पर हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। तो देखो ये कंपोनेंट तो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा से 0 to π/2, करेक्ट। ये कंपोनेंट आएगा DE sin थीटा से, और ये भी 0 to π/2। अब ध्यान से देखना, जब मैं इस कंपोनेंट को फाइंड करूँगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा,
नेगेटिव साइन क्यों है? Yes. क्योंकि इस डायरेक्शन को मैंने माइनस एंगल, ये जो डायरेक्शन नीचे वाला है माइनस एंगल से लिया है। तो अब करा तो मैं इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहा हूँ, लेकिन आएगा इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए नेगेटिव साइन। समझ आ गया? सर इधर से जब ये स्ट्रेट लाइन आ रही है फिर इसका कोस थीटा और साइन थीटा क्यों करा? यहाँ से लेंगे ना इंटीग्रेशन में, dx ये आएगा आपका r सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। समझ आ गया? यस तो ये इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हुए, ये थीटा एंगल हुआ, ये भी थीटा हो गया, तो ये आ गया कोस थीटा और ये आ गया साइन थीटा। समझ आ गया? तो जितने भी कोस थीटा आएंगे उन सबको ऐड करेंगे तो इंटीग्रेशन ही हो जाएगा, Yes, और sir. जितने भी यहाँ पर साइन थीटा आएंगे उन सबको ऐड करेंगे तो इंटीग्रेशन ही हो जाएगा। समझ आ गया? यस सर अब यहाँ पर और यहाँ पर जब इसको कैलकुलेट करोगे आप, जैसे मैंने ऊपर बताया सेम उसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब इसमें 2 की मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, जो हमने यहाँ पर ये 2 की मल्टीप्लिकेशन की थी, ये जो 2 की मल्टीप्लिकेशन की थी यहाँ पे माइनस π/2 से प्लस π/2 को जब चेंज किया 0 से π/2 में, तो 2 की मल्टीप्लिकेशन की थी, यस सर वो यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि नीचे वाला पार्ट तो यहाँ पर है ही नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा। और इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा कि लैम्डा अपॉन 4πε0 r। यहाँ पे क्या आया है? 2πε0 r। यहाँ पे क्या आया है? 4 पाई एप्सिलॉन। इसका भी आंसर, और ये भी वैल्यू किसके बराबर? ये भी लैम्डा अपॉन 4πε0 r के बराबर ही आएगी। तो इसमें सेमी इनफाइनाइट वायर में आप ये कर सकते हो, दोनों इक्वल है, तो ये इस डायरेक्शन में आएगा, 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, और इसकी जो वैल्यू होगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E। ये तो E हमारा परपेंडिकुलर आ गया और ये हमारा E पैरेलल आ गया, राइट। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड E रहेगा, E की वैल्यू आएगी √2 × लैम्डा अपॉन 4πε0 r, और एंगल के ये 45 डिग्री एंगल हुआ क्योंकि दोनों कंपोनेंट बराबर है। समझ आ गया? यस इस तरह से सेमी इनफाइनाइट वायर की हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है बच्चे? नो सर समझ आ गया? अब हमारे पास मान लो ये वायर है और यहाँ पर ये फाइनाइट वायर है, r डिस्टेंस है। ऊपर की तरफ एंगल बना रहे θ1, नीचे की तरफ एंगल बना रहे θ2, राइट। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है लैम्डा। तो यहाँ पर भी देखो दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे, E परपेंडिकुलर टू द लेंथ, ठीक। एक आएगा E पैरेलल 1, इसको 1 मानो 1, दूसरा आएगा E2, ठीक। अब ध्यान से समझना ये क्या है। सर ये ऐसे नहीं जाएगी टेढ़ी? जाएगी। देखो मान लो मैंने यहाँ पर कोई dx लिया लेंथ, बस dx की लेंथ की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा यहाँ बना DE, राइट। यस इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट तो ये हो गया, यस जो सारे जुड़ के E परपेंडिकुलर बना देंगे, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा। अब नीचे जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आएगा E2, जो नीचे वाला हिस्सा है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक कंपोनेंट आएगा E1। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो E1 और E2 इक्वल होंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। यस सर लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो ये कंपोनेंट आपको अलग से फाइंड करने पड़ेंगे, और ये अपने आप आ जाएगा जब आप इसको क्या लोगे, E1 प्लस जो E2 होगा ये आएगा -θ2 से +θ2 तक, θ1 तक, क्या है DE साइन थीटा को आप इंटीग्रेट करोगे तो
ये E2 E1 प्लस E2 की वैल्यू, E1 प्लस E2 मतलब डायरेक्शन के साथ करेंगे, एक अपोजिट नेगेटिव लेंगे, E2 नेगेटिव हो जाएगा और E1 आपका प्लस हो जाएगा। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ पर हम E1 माइनस E2 भी लिख सकते हैं। समझ आ गया? ठीक है। अच्छा, और जो E परपेंडिकुलर है वो आपका आ जाएगा -θ2 से +θ1 तक DE साइन थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ये वैल्यू आ जाएगी। अब दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो ये और एक ये, दोनों ही कंपोनेंट आपके एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे और रिजल्टेंट फाइंड कर लोगे। ठीक है सर। समझ आ गया? Yes. अच्छा, ये इंटीग्रेशन आप खुद से परफॉर्म कर लेना, बहुत सिंपल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको यहाँ तक आना है बस। यहाँ पे 0 π/2 की जगह क्या लिखना है, -θ1 और θ2 और +θ1 लिख देना है। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन आएगा और साइन थीटा, तो इसमें साइन θ1 माइनस साइन θ2, ये दो टर्म आ जाएंगे बस। सिंपल आपका ये करना है, तो वो आप एक बार इसको खुद से कर लेना। ठीक है बच्चे, बहुत सिंपल। क्लियर? समझ आया लाइन चार्ज में? अब इसमें कोई और पूछना है आपको, दोबारा से समझना है, डाउट है मुझे बता दो। चलो कल पूछूंगी, जाके एक बार करके देखूंगी। जाके एक बार करके देख लेना। ये आपको समझ आया, ये जो मैंने किया x = r tan थीटा, फिर दोनों साइड से डिफ्रेंशिएट किया, ये आता है आपको करना? यस सर। ये भी आता है करना, जैसे ये किया मैंने, L r sec थीटा L स्क्वायर r स्क्वायर sec यस थीटा। सर। ठीक ठीक है, एक बार घर जाए करके देख लेना, और फिर अगर दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ लेना। अब इनके अलावा हमारे पास सर्कुलर चार्ज भी हो सकता है, सर्कुलर लाइन चार्ज। ठीक है, सर्कुलर लाइन चार्ज हमारे पास क्या हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास सर्कुलर लाइन चार्ज आ गया। ठीक है बच्चे, मान लो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक, और लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा आ गई। सेंटर पर पूछेंगे चार्ज E एट सेंटर कितना होगा, सोच के बताओ। 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि मान लो ये पार्ट लेंगे इधर से, तो उसकी वजह से इधर आएगा चार्ज, तो उसके अपोजिट एक सेम इक्वल पार्ट हो, उसकी वजह से चार्ज इलेक्ट्रिकल इधर है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा 0। लेकिन अगर ये जो है हमारे पास पूरा सर्कल नहीं है, क्या है, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, R और ये भी R। क्लियर? लीनियर चार्ज डेंसिटी वही है लैम्डा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी देखो इंटीग्रेशन करेंगे, dx डिस्टेंस ली, ये थीटा, तो ये आ गया d थीटा, तो dx की लेंथ आएगी हमारी dx = r × d थीटा। समझ आ गई? यस सर। आर्क अपॉन रेडियस = एंगल, उससे हुआ ये। ठीक है, तो d थीटा = आर्क कितना है, dx, और रेडियस कितनी है, r। समझ आ गई? अब dx की लेंथ हमारे पास आ गई है, तो हम इसमें चार्ज कितना है वो फाइंड कर लेंगे। चार्ज हुआ dq, कितना आएगा, लैम्डा × dx, यानी कि लैम्डा × r d थीटा। dq आ गया। अब dq की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर आएगा, यस सर। de, इसकी भी दो कंपोनेंट, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा होगा, तो ये कंपोनेंट आ गया de cos थीटा, और ये कंपोनेंट आ गया de साइन थीटा। साइन थीटा। अब यहाँ पर अगर आप देखो
जब डी साइन थीटा को इंटीग्रेट करोगे थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू π/2 तक, है ना, तो आपके पास ये कंपोनेंट आ जाएगा। यस सर। और जब डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करोगे थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू π/2 तक, तो आपके पास ये कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम डी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पहले डी की वैल्यू आएगी के इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो के डी क्यू की वैल्यू कितनी है, ये आ गई लैम्डा आर डी थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो के लैम्डा आर नहीं आएगा डी थीटा, आर तो कैंसिल आउट हो गया, के लैम्डा डी थीटा डिवाइडेड बाई आर आ गया। लेकिन आपको किसको इंटीग्रेट करना है, डी कॉस थीटा को। तो एक तो ई आएगा परपेंडिकुलर, निकाल लेते हैं। ठीक है, एक पैरेलल आ जाएगा। तो डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करोगे कहाँ से, 0 से π/2 में। डी की देखो जो डी है सेम वही आया है, पहले वाला ही जो पिछले उसमें आया था हमारा Yes. एक्सप्रेशन, 0 to π/2 के लैम्डा डी थीटा। कॉस थीटा डी थीटा अपॉन आर। तो ये तो हमारी बाहर आ जाएंगी, सेम वही आ गया एक्सप्रेशन। तो सेम उसी के तरह का इंटीग्रेशन आएगा, क्या आएगा, लैम्डा अपॉन 4πε0 आर। समझ आ गया। यस। तो जब जो हमारा क्वार्टर सर्कल है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा ये, और जब आप यहाँ साइन थीटा से डी थीटा करोगे ना तो वो भी हमारा यही आएगा जो पिछली बार सेम। तो और जो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, लैम्डा अपॉन 4πε0 आर। समझ आ गया। यस। तो अब क्वार्टर सर्कल बना लो आप। अब इसी से आप क्वार्टर सर्कल, 4 सर्कल, 3/4 सर्कल सभी का निकाल सकते हो। क्वार्टर सर्कल में अगर इसकी +4 डेंसिटी है लैम्डा, तो ये आपका कंपोनेंट इधर आ गया लैम्डा अपॉन 4πε0 आर। ये कंपोनेंट इधर आ गया लैम्डा अपॉन 4πε0 आर। अब ये जो नंबर है ना इसको आप अपने मन में रट लो बस। ठीक है, याद रख लो, इस लैम्डा अपॉन 4πε0 आर से ही आपको मैं जितने अभी तक अपने लाइन चार्ज पढ़े हैं सबके जो है एक्सप्रेशन आपको याद रह जाएंगे। अब आप इसी को सेमी सर्कल बना दो। बना दिया सेमी सर्कल। यस सर। यहाँ पर आ गई लैम्डा 4 डेंसिटी वही है लैम्डा प्लस 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 प्लस। तो देखो इधर और इधर ये दो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे भाई, हाफ पार्ट की वजह से इधर भी आएगा। अब इस हाफ पार्ट की वजह से नीचे की तरफ आएगा लैम्डा अपॉन 4πε0 आर। लेकिन ये जो दूसरा हाफ है इस हाफ की वजह से फिर से नीचे की तरफ ही आएगा, कितना, सेम वही प्लस लैम्डा अपॉन 4πε0 आर। तो कितना आ गया, ये आ गया आपके पास लैम्डा अपॉन 2πε0 आर। समझ आ गई, यस सर। क्लियर। अच्छा जी, अब मान लिया अगर यही हम 3/4 सर्कल में आ जाएं, थ्री फोर्थ सर्कल है जी हमारा। ठीक है, तो इसको भी क्या करो, इसको भी अपने 4 पार्ट में क्वार्टर सर्कल, 3 क्वार्टर सर्कल में डिवाइड करो। इस क्वार्टर सर्कल की वजह से देख लो, एक और इधर आ गया। यस सर। अब जो है इस क्वार्टर सर्कल की वजह से देख लो किधर किधर आएंगे। इस क्वार्टर सर्कल की वजह से एक इधर आएगा और एक आपका इधर आएगा। ठीक, अब ये वाला क्वार्टर सर्कल है, इसकी वजह से देख लो, इसकी क्वार्टर सर्कल की वजह से एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। समझ आएगा। यस। अब देखो तो एक से एक कैंसिल आउट हो गया, एक से एक कैंसिल आउट हो गया, ये 2 बच गए। समझ आ गया आप। यस सर। तो ये कितना बचा, 4πε0 लैम्डा अपॉन लैम्डा। 4πε0 आर। यस सर।
4πε0r। और ये कितना बच गया आपका, इधर भी लैम्डा अपॉन 4πε0r। और ये आपके क्या हुए, कैंसिल आउट। समझ आ गया। इस तरह से आप इसका भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब लाइन चार्ज पर आ जाओ। लाइन चार्ज पर हमने देखा कि जो हमारा सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज है उसमें भी अगर r डिस्टेंस पर मैं देखूं तो ये कितना आता है, लैम्डा अपॉन 4πε0r। ये कितना आता है, लैम्डा अपॉन 4πε0। ठीक है। अब इसी लाइन चार्ज को आप पूरा कर दो, इनफाइनाइट लाइन चार्ज बना दो, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पे आ जाओ, ऊपर वाले हिस्से की वजह से देख लो कितना आएगा। ऊपर वाले हिस्से से इधर आएगा लैम्डा अपॉन 4πε0r, और इधर आएगा लैम्डा अपॉन 4πε0r। समझ आ गया। नीचे वाले की वजह से देख लो, ऊपर की तरफ आएगा और इस तरफ आएगा, तो ऊपर की तरफ कितना आएगा, सेम लैम्डा अपॉन 4πε0r, और एक इस तरफ आएगा लैम्डा अपॉन 4πε0r। तो ये दोनों तो कैंसल्ड आउट हो गए। रिजल्टेंट हमारा केवल बचा ये, हॉरिजॉन्टल में कितना हो गया, लैम्डा अपॉन 2πε0r। समझ आ गया। तो अब जो हमारी इनफाइनाइट लाइन चार्ज है वो भी, उसका भी फॉर्मूला आप ऐसे याद रख सकते हो। केवल आपको याद रखना है कि भाई एक नंबर है जो बार बार आ रहा है लाइन चार्ज के लिए, और वो है लैम्डा अपॉन 4πε0r। यहाँ तक समझ आया बच्चे, कोई डाउट कहीं तक? ये नोट्स बना के रख लेना इसके, ठीक है। तो ये अच्छे हैं मेरे ख्याल से, मुश्किल से ही आपको इस तरह किसी बुक में मिलेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चल देते हैं हम सरफेस चार्ज डेंसिटी पर, राइट। सरफेस चार्ज डेंसिटी है। मैं बोल के आता हूँ, ठीक है। तब तक आप इसको एक बार रिवाइज करके देख लो, ठीक है। मैं एक बार अभी आता हूँ।
ठीक है, इसके क्वेश्चन दिखाओ आप, एक बार वो दिखाओ पैकेज। देखो अच्छा भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं बताई। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम अपनी सरफेस चार्ज डेंसिटी पे, राइट। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? मान लो हमारे पास कोई प्लेन शीट है, राइट, और इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इवनली, इवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट। यस अब ये प्लेन शीट मैंने लिमिटेड उसकी बनाई है। हमारे सिलेबस में 12th क्लास तक इनफाइनाइट शीट के बारे में ही पूछा जाता है। दो कंडीशन दी होंगी, या तो इस शीट का जो एक्सपेंशन होगा वो इनफाइनाइट होगा, करेक्ट, इधर भी इधर भी इधर भी, ऐसा गिवन होगा, या फिर हमसे पूछा जाएगा कि इस शीट के बिल्कुल पास में कितना चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो दैट इस पॉइंट को ये लगे कि ये शीट जो है इनफाइनाइट है। समझ आ गया? तो जब इसके बिल्कुल पास में हम देखेंगे कि इसके बिल्कुल शीट के पास में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस पॉइंट के लिए दिस शीट वुड बी इनफाइनाइट, क्योंकि कॉर्नर का यहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट Yes. नहीं आएगा, कॉर्नर का इफेक्ट कॉर्नर के पास ही आएगा। ठीक है, तो या तो ये गिवन होगा या फिर हमें गिवन होगा कि ये शीट ही इनफाइनाइट है। दोनों ही केसेस में हमें शीट को इनफाइनाइट मान के चलना है। अब अगर ये शीट इनफाइनाइट हो जाती है तो मैं क्या करता हूँ, इसको इधर से देखता हूँ सामने की तरफ से, ताकि मुझे एक प्लेन इस तरह से नज़र आए। समझ आ गई? यस तो मैं इसको ऐसे सामने की तरफ से देख रहा हूँ। अब ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको मान लो वो है सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू सिग्मा, और ये क्या है? चार्ज ऑन यूनिट सरफेस। समझ आ गया बच्चे? यस अब अगर ये भी हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है तो इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी परपेंडिकुलर टू दिस शीट होंगी, राइट, यस क्योंकि इनफाइनाइट। अब इसका जो इनफाइनाइट एक्सपेंशन है उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये यूनिफॉर्म हो जाएगा। भाई वायर की वजह से तो यूनिफॉर्म नहीं हुआ था क्योंकि वो तो रेडियली आउटवर्ड था। यस अब अगर आप इस शीट से देखोगे तो परपेंडिकुलर फील्ड लाइन जाएंगी ऐसे यस और वे सीधी रहेंगी। आप इधर से भी खड़े होकर देखोगे तो वो उनके बीच का डिस्टेंस सेम ही रहेगा। अब रेडियल इसमें कुछ बन नहीं रही है। अब आप जैसे दीवार के सामने खड़े और यहाँ से कोई फ्लक्स ऐसे सीधा आ रहा है तो यूनिफॉर्म होगा, लेकिन अगर किसी लाइन से फ्लक्स जाएगा तो वो फैल जाएगा। दीवार से फ्लक्स आएगा तो वो सीधा आएगा, वो फैलेगा नहीं। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और अगर वो यूनिफॉर्म है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। समझ आ गई? आप यहाँ जैसे दीवार से देखो, आप अगर सीधी लाइनें आएंगी तो दीवार क्योंकि सीधी है उसके परपेंडिकुलर जो फ्लक्स आएगा वो इवन रहेगा, वो फैलेगा नहीं। लेकिन अगर वहीं पर अगर मैं एक लाइन चार्ज खड़ा कर दूँ जैसे ट्यूबलाइट की तरह का, तो ट्यूबलाइट की जो रोशनी आएगी वो चारों दिशाओं में फैल जाएगी। ठीक है ना? यस तो इसीलिए जो हमने अभी लाइन चार्ज पढ़ा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। सरफेस चार्ज जो हम देखें, प्लेन सरफेस अगर है तो प्लेन सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये करते हैं कि एक ऐसे सर्कल बनाते हैं सरफेस पर और उस सर्कल को सिलेंडर बना देते हैं। समझ गए? ताकि उसके दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें उसमें हमारे गॉसियन सरफेस पे कवर हो जाए।
करेक्ट। तो हमने अब वो जो सिलेंडर मैंने यहाँ बनाया इस तरह का, जो इस शीट के दोनों तरफ पेनिट्रेट कर रहा है, अगर मैं उसको साइड से देखूँगा तो वो सिलेंडर मुझे कुछ ऐसा नज़र आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बच्चे? यस सर। राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी ऐसे यहाँ से पास हो गई, है ना, ऐसे ही तो पास हो रही है। अब ये जो सिलेंडर था इसका एरिया जो मान लो ए मान लो, तो गॉसियन सरफेस हमारा क्या हो गया? सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल ऑफ बेस एरिया ए, करेक्ट। अच्छा जी, अब इसमें जो हमारा एक कर्व सरफेस एरिया है घुमाव वाला, यहाँ से तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही है, तो एक तो ए आ गया एरिया कर्व सरफेस एरिया सी, एक ये इधर आ गया ए और इधर बॉटम एरिया आ गया बी, राइट। तो फाई सी हमारा कितने? 0, क्योंकि वहाँ से तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही है। फाई ए कितना है हमारा? ई इंटू ए। अब ए कॉस थीटा ले लो, लेकिन आप देखोगे ये प्लेन एरिया है और एरिया वेक्टर बाहर की तरफ यस सर। ई के लॉन्ग आ गया, यहाँ पर भी एरिया वेक्टर बाहर की तरफ ई के लॉन्ग हो गया, तो थीटा कितना हुआ? थीटा 0 हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा ई इंटू ए, ए बी, करेक्ट। और जो फाई बी है, जो बी सरफेस है, उसका एरिया भी मैंने ए ही माना हुआ है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? ई इंटू ए, ये भी ई इंटू ए आ गया, करेक्ट। तो टोटल फ्लक्स अगर मैं देखूँ फाई इक्वल्स टू 2E आ गया, ठीक है बच्चे, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। ये अब टोटल फ्लक्स आ गया 2EA इक्वल्स टू किसके बराबर होना चाहिए? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर, बिकॉज ऑफ गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम में ये जो Q है ये है चार्ज डेंसिटी सिग्मा इंटू एरिया ए। भाई जितना एरिया ए है उसी का तो चार्ज एनक्लोज्ड है, यस सर। और वो चार्ज एनक्लोज कितना है? सिग्मा चार्ज डेंसिटी, जो यूनिट एरिया का चार्ज है उसी में एरिया की मल्टीप्लाई कर दी तो टोटल चार्ज आ गया, और ये किसके? अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से अगर आप देखोगे मुझे E की वैल्यू चाहिए, तो 2A को इधर ले जाता हूँ तो E इक्वल्स टू आ जाता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ आ गया? यस सर। तो ये जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन आर की टर्म्स इसमें नहीं आएगी। समझ आ गया? यस सर। अभी तक हमने एक चीज़ और देखी है कि जो पॉइंट चार्ज है, ये भी याद रखना, पॉइंट चार्ज के लिए E इज़ डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। यस सर। हमने देखा डाइपोल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल के लिए जो E है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यूब। हमने देखा लाइन चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आर, लाइन चार्ज के लिए E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। और अभी हमने देखा है सरफेस चार्ज, बल्कि इसको प्लेन सरफेस चार्ज कहता हूँ मैं, क्योंकि अगर सरफेस कर्व है तो फिर वो आर पे डिपेंड करेगा, है ना। प्लेन सरफेस चार्ज अगर है तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 0, आर पे डिपेंड ही नहीं करता है। समझ आ गया? तो ये चीज़ें भी आपको याद रखने की वाली हैं, क्योंकि कोई कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है कि भाई आपको कोई समथिंग संख्या अपना आर क्यूब दिया है, पूछ लिया कि आपको क्या लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का है कि लाइन चार्ज का है कि किसका है,
तो क्योंकि 1/r³ है, आप कहोगे सीधा हो ये डाइपोल की वजह से है ये, समझ आ गया। इवन डाइपोल डिफाइन इस तरीके से किया जाता है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r³ के आसपास है कि जैसे वेरी करता है तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू डाइपोल। इस तरह 1/r है, आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन में अंदाज़ा लगा लोगे कि किसी लाइन चार्ज की वजह से है और डिपेंड नहीं कर रहा है r पर, तो आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और अंदाज़ा लगा लेना है किसी सरफेस, इवन प्लेन सरफेस की वजह से ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ आया? यस। कोई डाउट है? ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये तो आ गया हमारा सरफेस चार्ज। सरफेस चार्ज में दो तरह के सरफेस आते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इक्वल टू 0। ऐसा क्यों होता है समझ लेते हैं। कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है, अगर आप उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा देख लेते हैं। मान लो हमारे पास ये कंडक्टिंग प्लेट है। कंडक्टिंग प्लेट में क्या है कि प्लस और माइनस चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, यस सर। मूव करते रहते हैं, लेकिन जो है हमारा जो टोटल प्लेट रहती है हमारी न्यूट्रल रहती है। कैसी रहती है? न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं रहता। अब अगर इसके अक्रॉस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगा दूं वो अंदर से पास नहीं करेगी, जो कि ऐसे हो, अंदर से पास करेगी वो। जो कंडक्टिंग मटेरियल है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पास करता है, तो ये क्या होता है, कंफ्यूज हम हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग मटेरियल को पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, ऐसा हम सोचने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड पेनिट्रेट करता है उसको, उसके अंदर जाता है, और क्या होता है, ये होता है कि यहाँ पर इसको मान लेता हूँ मैं ई एक्सटर्नल, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सटर्नल बिल्डअप हो गया। ध्यान से समझना बच्चे, होता क्या है, क्यों इसके अंदर 0 हो जाता है, ई एक्सटर्नल बिल्डअप हो गया। इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो इधर मूव करेगा, यस सर। क्योंकि इसके अंदर तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज फ्रीली मूव कर सकते हैं ना। अब अगर ये मेटल है तो पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करेगा, कि केवल इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इधर, तो इधर आपका इलेक्ट्रॉन सरफेस पर इकट्ठे हो गए। इधर ही क्यों होंगे सर? क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इधर मूव करा देगा। इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करते हैं ना, Yes. अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट होते हैं। यस सर। अब क्योंकि प्रोटॉन या न्यूक्लियस इसके अंदर मूव नहीं कर सकते तो वो वहीं रहेंगे, लेकिन क्या होगा, इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और इधर एक पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो जाएगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज रहता है और इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है, जो अभी अभी आपने देखा, किसकी वजह से हुआ, ये एक्सटर्नल फील्ड की वजह से हुआ है। ये कुछ एटम डीप तक रहता है, समझिए भाई। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होंगे, अब वे सारे के सारे सरफेस पे तो आएंगे नहीं, तो वो क्या रहते हैं, 1 2 3 एटम की लेयर, 2 या 3 एटम की लेयर के अंदर तक वे सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाते हैं। समझ गए आप? यस सर। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देखो, इस एक्सटर्नल फील्ड ने यहाँ पर चार्जेस को मूव कराया। अब इस चार्जर की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये अंदर बिल्डअप हो गया है, जो क्या है, ई इंटरनल। समझ आ गया? यस सर। ये किसकी वजह से बिल्डअप हुआ है, पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। यस सर। जब तक यहाँ पर कोई ना कोई रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या चार्ज मूव करते रहेंगे, यस और नो? यस सर। और जैसे यहाँ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0, तो क्या चार्ज मूव करना बंद कर देंगे? नहीं। भाई जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 हो गया, तो चार्ज पर फोर्स कौन लगाएगा?
कोई भी नहीं, चार्ज मूव करना बंद कर देंगे। ठीक। समझ आ गया? तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल फील्ड की वजह से इंटरनल चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं और उनके मूव करने से एक इंटरनल फील्ड क्रिएट होता है। अब ये इंटरनल फील्ड इन चार्जेस की मूवमेंट को अपोज करता है और जब तक अपोज करता रहता है जब तक कि इसके बराबर ना हो जाए। जैसे इसके बराबर हो जाता है तो रिजल्टेंट फील्ड हो जाता है 0 और फिर फर्दर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रुक जाता है। समझ गए? यस। कहाँ पर आकर रुकता है, जब तक इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना हो जाए। जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रुका, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, 0। लेकिन 1 या 2 3 एटम की लेयर के अंदर तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं रहता है। समझ गए बच्चे? ठीक है सर। लेकिन हम 1 या 2 या 3 एटम की लेयर हमारे मतलब की नहीं है, ना ही हम उस डीप में पढ़ रहे हैं। तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए बस ये याद रखना है कि अगर कंडक्टिंग मटेरियल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। इसलिए नहीं कि वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, बल्कि इसलिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इंटरनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है जो एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करता है, और वो तब तक होता रहता है जब तक कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना हो जाए। समझ आ गई? यस सर। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर 0 रहता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, मैं अगर यहाँ पर कोई गॉसियन सरफेस बनाऊँ इस तरीके का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारी बाहर की तरफ आएंगी। यस सर। अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर 0 है, तो अंदर की तरफ फील्ड लाइन हो, केवल ये सरफेस होगा। अब मान लो ये सरफेस है ए, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फ्लक्स इक्वल्स टू Q/ε0। फ्लक्स कितना आ गया, E इंटू ए। क्यों? क्योंकि जो एरिया वेक्टर है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है ना। तो इक्वल्स टू कितना आ गया, Q कितना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इंटू ए एरिया डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। तो E की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस वैल्यू को आप ध्यान से देखना और इसको समझने की कोशिश करना। कई बार बुक्स में लिखा होता है कि अगर सॉलिड या मोटी मेटल शीट है तो उसकी वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है, जबकि हमने अभी भी क्या पढ़ा है, सरफेस चार्ज की वजह से Q/ε0। अब ये जो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, देखो इस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा/2ε0 ही है। ठीक है? Yes. आप इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ कितना आया, E1 सिग्मा/2ε0। इधर की तरफ कितना आया, E2 सिग्मा/2ε0। लेकिन हमारा आंसर तो इधर में ये आ रहा है। तो लेकिन जो E एक्सटर्नल है इसको हम भूल गए, जिसकी वजह से इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आया है। अब यहाँ पर आप इस पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से है, इसकी वजह से है, और एक एक्सटर्नल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से है। समझ आ गया? यस सर। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और है, और वो कौन सा है, सिग्मा E एक्सटर्नल, और वो भी कितना है, सिग्मा/2ε0। क्यों? क्योंकि E एक्सटर्नल इसके बराबर होगा तभी तो इसको कैंसल आउट करेगा। और यहाँ पर एक इधर की तरफ भी है, E3, वो किसकी वजह से है, वो इस वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। कितना है वो भी हमारा कितना है, सिग्मा/2ε0। समझ आ गया? यस। अब यहाँ पर जो हमारा जो है एक्सटर्नल फील्ड है, इस तरह से टोटल है हमारा जो फील्ड आ जाता है वहाँ पर
ये कैंसिल आउट नहीं कर देंगे? अलग अलग हम तो अंदर देख रहे हैं बच्चे, अच्छा, ये तो अलग अलग है ना, इस पॉइंट पर देख रहे हैं, इस पॉइंट पर अलग देख रहे हैं, ठीक है। ये है ए एक्सटर्नल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। क्यों है? इसलिए है क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ पर एक और फील्ड है, यहाँ पर आ गया हमारा ई एक्सटर्नल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और यहाँ पर एक फील्ड ये आ गया हमारा E3 सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन। देखो ये E3 फील्ड और ये E3 फील्ड सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन, ये इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इधर की तरफ आ गए, यस और ये E2 और E1 दोनों इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से सिग्मा अपॉन। अब अगर इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये बाहर देखोगे आप, तो इसकी वजह से जो फील्ड है वो इसकी वजह से जो फील्ड है उसका अपोजिट है, यस सर, तो ये दोनों फील्ड कैंसिल आउट हो गए। कौन सा बचा? ये वाला जो कि ई एक्सटर्नल बचा। ठीक है सर, समझ आ गया? इस तरह से रिजल्टेंट आप हमेशा याद रखना कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये आ जाएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल इस चार्ज की वजह से नहीं है, कोई दूसरे चार्जेस भी हैं जिनकी वजह से ये है, लेकिन कैलकुलेशन करने में हम केवल इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है सर। लेकिन कैसे है वो मैंने आपको यहाँ समझा दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखना, बाकी क्वेश्चन हम आपको यही देख के करेंगे। शायद आज क्लास यहीं कर लेंगे, नीचे ठीक है बच्चे? देख